गुड इवनिंग, नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। दोस्तों, मैं अपने इस YouTube चैनल करियर क्लासेज ऑफिशियल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जो नोटिफिकेशन है ये समय समय पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, हम जो है लूसेंट का अध्ययन कर रहे थे और लूसेंट के अंदर कल हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में, यानी मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी उनके बारे में अध्ययन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने कल अध्ययन कर लिया था। बिंदुसार के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। तो आज बिंदुसार के जो पुत्र थे अशोक, यानी बिंदुसार के बाद जो राजगद्दी पर बैठे थे, जिन्होंने राज सिंहासन संभाला था, वो थे अशोक। तो कल हमने बिंदुसार के बारे में गहरा अध्ययन किया था। संपूर्ण जानकारी हमने बिंदुसार के बारे में हासिल की थी। मौर्य साम्राज्य को हमने बहुत ही गहराई से, डीपली से अध्ययन किया था। जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो सिलेबस में आपको करवा रहा हूं। तो दोस्तों, ध्यान से वीडियो को देखना है और लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, कमेंट करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। तो दोस्तों, आज की टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आज का मोटिवेशन कोड देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन कोड है, जो विद्यार्थी अपनी जिंदगी में अनुशासन को सबसे ज्यादा महत्व देता है, जो विद्यार्थी अपनी जिंदगी में अनुशासन को सबसे ज्यादा महत्व देता है, केवल वही विद्यार्थी ही बुलंदियों को छू पाता है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति या जो भी विद्यार्थी है जो अपनी जिंदगी के अंदर अनुशासन रखता है, अनुशासन को ज्यादा महत्व देता है, वो व्यक्ति या वो विद्यार्थी हमेशा जो है बुलंदियों को हासिल करता है, बुलंदियों को छूता है। तो ये है आज का मोटिवेशन कोड। तो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं मौर्य साम्राज्य के अंदर अशोक के बारे में, अशोक के साम्राज्य विस्तार के बारे में। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। शेयर में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। तो शुरुआत करते हैं सम्राट अशोक के बारे में। तो दोस्तों, हेडिंग लगानी है सम्राट अशोक। अशोक के बारे में आज अध्ययन करते हैं। अशोक गद्दी पर कब बैठा था? अशोक, तो दोस्तों, अशोक गद्दी पर कब बैठा था ये मैंने कल आपको बताया था। अशोक गद्दी पर बैठा था 269 बीसी, 269 बीसी के अंदर गद्दी पर बैठा था, ये ध्यान में रखना है। अशोक से पहले शासक कौन थे? तो अशोक के पिताजी यानी बिंदुसार, जो है बिंदुसार के हत्या के बाद, यानी बिंदुसार की मृत्यु के बाद जो है गद्दी पर बैठे थे, उनका नाम है अशोक। तो ध्यान में रखना है, अशोक गद्दी पर कब बैठे थे? तो 269 बीसी के अंदर गद्दी पर बैठे थे। एक इतिहासकार मिलता है, इतिहासकार, ध्यान में रखना है, इतिहासकार है जिनका नाम क्या है? तो दोस्तों, इतिहासकार का नाम है सिंगनी। इतिहासकार का नाम है सिंगनी। और सिंगनी ने क्या कहा था कि अशोक जो है, यानी अशोक है, अपने 99 भाइयों को, यानी 99 भाइयों की हत्या करके, 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। यह ध्यान में रखना है। पूछा जाता है परीक्षाओं के अंदर कि कौन से ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने कहा था कि अशोक जो है ये अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। तो ध्यान में रखना है, उनका नाम था सेंगनी। सेंगनी नाम के एक इतिहासकार थे जिन्होंने कहा था कि अशोक जो है गद्दी पर बैठे थे तो अपने 99 जो भाई थे उनकी हत्या करके गद्दी पर बैठे थे, ये ध्यान में रखना है। और पूछा जाता है माता का नाम, अशोक की माता का नाम पूछा जाता है, तो माता का नाम क्या है? तो दोस्तों, माता का नाम है सुभद्रांगी। माता का नाम क्या है? सुभद्रांगी, ध्यान में रखना है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है। माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी माता का नाम था। अशोक का नाम
तो दोस्तों अशोक का जो नाम है, दो नाम मिलते हैं अभिलेख के अंदर। कौन कौन से? तो मास्की और गुर्जरा। मास्की और गुर्जरा जो अभिलेख है, इनका नाम यानी अशोक का अशोक नाम किसके अंदर मिलता है? अशोक का अशोक नाम कहां पे मिलता है? तो ध्यान में रखना है, अशोक का जो अशोक नाम है, अशोक जो नाम है, अशोक नाम है किस अभिलेख के अंदर मिलता है? तो ध्यान में रखना है अभिलेख कौन सा है? अभिलेख तो दोस्तों दो है जिनका नाम क्या है? एक का नाम है मास्की और दूसरे का है गुर्जरा। एक का नाम है मास्की और दूसरे का क्या है? गुर्जरा। तो इन अभिलेखों के अंदर अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है। तो ध्यान में रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है कौन से अभिलेख के अंदर अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा जो दो अभिलेख है, इसके अंदर अशोक का नाम जो है क्या मिलता है? अशोक मिलता है। यह आपको ध्यान में रखना है। और पुराणों के अंदर बात करें, पुराणों में इन्हें किस नाम से पुकारा गया है? पुराणों में तो दोस्तों पुराणों में अशोक वर्धन के नाम से, अशोक वर्धन के नाम से इन्हें जाना जाता है। पुराणों के अंदर अशोक वर्धन के नाम से भी जाना जाता है और देव नाम प्रिय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। देव नाम प्रिय, देव नाम है प्रिय के नाम से भी अशोक को जाना जाता है। तो पुराणों के अंदर अशोक का नाम अशोक वर्धन और देव नाम प्रिय मिलता है, ये ध्यान में रखना है। सॉरी। तो दोस्तों बात करें प्रिय पत्नी, अशोक की प्रिय पत्नी कौन थी? अशोक की प्रिय पत्नी कौन थी? तो पत्नी का नाम पूछा जाता है, प्रिय पत्नी कौन थी? तो पत्नी का नाम था कारुवाकी। पत्नी का नाम क्या था? तो दोस्तों ध्यान में रखना है कारुवाकी। पत्नी का नाम था कारुवाकी, ये इनकी पत्नी का नाम था। और दोस्तों बात करें तो कारुवाकी इनकी पत्नी का नाम था। तो इनके एक पुत्र और एक पुत्री थी, एक पुत्र और एक पुत्री थी। तो पुत्र का नाम क्या है? पुत्र का नाम है महेंद्र। पुत्र का नाम क्या है? महेंद्र। और पुत्री का नाम क्या मिलता है? तो ध्यान में रखना है, पुत्री का नाम क्या मिलता है? पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम मिलता है संघमित्रा। पुत्री का नाम क्या मिलता है? तो ध्यान में रखना है संघमित्रा, ये पुत्री का नाम है। यानी एक पुत्र और एक पुत्री थे। अशोक की प्रिय पत्नी थी कारुवाकी और एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री की जो नाम है संघमित्रा। ये दोनों नाम जो है ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें, अशोक गद्दी पर बैठने से पहले अवंती का राज्यपाल था। अशोक जो है ये गद्दी पर बैठने से पहले, तो ध्यान में रखना है गद्दी पर बैठने से पहले, बैठने से पहले अवंती का राज्यपाल था। ये ध्यान में रखना है। पूछा जाता है कि अशोक जब 269 बीसी के अंदर गद्दी पर बैठे थे, इससे पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो अवंती के राज्यपाल थे। तो ये ध्यान में रखना है अशोक के बारे में। और दोस्तों बात करें 261 बीसी के अंदर, 261 बीसी, 261 बीसी, तो 261 बीसी के अंदर कलिंग पर आक्रमण किया था। क्या पर किया था? कलिंग पर। तो ध्यान में रखना है 261 बीसी के अंदर जो कलिंग क्षेत्र है, कलिंग जो क्षेत्र है, कलिंग पर आक्रमण पूछा जाता है। कलिंग पर आक्रमण अशोक के द्वारा कब किया गया था? तो 261 बीसी, यानी जब गद्दी संभाली थी। गद्दी संभालने के 8 वर्ष बाद इन्होंने पहला आक्रमण किया था। कहां पर किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। कब किया था? 261
BC के अंदर आक्रमण किया था। और कलिंग तो राजधानी पूछी जाती है, कलिंग की राजधानी क्या थी? तो राजधानी थी तोसली। राजधानी क्या थी? तोसली जो है ये राजधानी थी। और कलिंग के राजा कौन थे? राजा का नाम भी पूछा जाता है। तो दोस्तों राजा का नाम था खारवेल। राजा का क्या नाम है? खारवेल। कलिंग पर आक्रमण 261 BC के अंदर किया था। कलिंग की राजधानी पूछी जाती है, तोसली राजधानी है। और राजा कौन थे? तो खारवेल जो है ये कलिंग के राजा थे। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों जो कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग पर आक्रमण किया था, कलिंग जो युद्ध हुआ था इसमें लगभग 1.5 लाख यानी 1.5 लाख जो है ये सैनिक मारे गए थे। सैनिक मारे गए थे। तो ध्यान में रखना है कि कलिंग पर आक्रमण किया था उस समय कलिंग में कितने सैनिकों की हत्या हुई थी, कितने सैनिक मारे गए थे? तो 1.5 लाख सैनिक मारे गए थे। और दोस्तों इस युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने एक प्रण लिया था। अशोक ने एक प्रण लिया था, एक फैसला लिया था कि इस युद्ध के बाद कभी युद्ध नहीं करेंगे। यानी फैसला लिया था कि इस युद्ध के बाद कभी युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तो दोस्तों परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद फैसला किया था कि मैं कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा? तो कलिंग के युद्ध के बाद, यानी जब लगभग 1.5 लाख सैनिक मारे गए थे, उन सैनिकों की हत्या को देखकर इन्होंने प्रण लिया था कि आज के बाद मैं कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो ये किसने कहा था? तो सम्राट अशोक ने कहा था। ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों जो मैंने आपको जितनी जानकारी अशोक के बारे में बताई है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है। तो एक बार मैं बता देता हूं कि अशोक गद्दी पर बैठने से पहले क्या था? अवंती का राज्यपाल था। गद्दी पर कब बैठा? 269 BC के अंदर गद्दी पर बैठा था। माता का नाम पूछा जाता है सुभद्रांगी माता का नाम था। और एक इतिहासकार थे जिनका मत है इतिहासकार सिंघनी। इन्होंने कहा था कि अशोक गद्दी पर बैठने से पहले अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। यानी 99 भाइयों की हत्या करके क्या किया था? गद्दी पर बैठा था। अशोक का नाम है जो है अशोक नाम, ये मास्की और गुर्जरा जो दो अभिलेख है इनके अंदर अशोक नाम मिलता है। और पुराणों के अंदर पूछा जाता है अशोक का नाम क्या मिलता है? तो अशोक वर्धन या देव नाम प्रिय, ये पुराणों के अंदर इनका नाम मिलता है। प्रिय पत्नी कौन थी? कारुआ की प्रिय पत्नी थी पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। ये ध्यान में रखना है। और दोस्तों 261 BC के अंदर कलिंग पर आक्रमण किया था। और कलिंग की राजधानी पूछी जाती है तोसली। और राजा कौन थे? खारवेल जो है ये राजा थे। और इस युद्ध के अंदर 1.5 लाख सैनिक मारे गए थे। और इस सैनिकों की हत्या के बाद इन्होंने प्रण लिया था कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा, आज के बाद मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। तो दोस्तों एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे अब बात करते हैं अशोक के बारे में। आई होप कि मैं जो जानकारी आपको अशोक के बारे में दे रहा हूं, यानी हम जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। और मौर्य साम्राज्य के अंदर कल हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में अध्ययन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। तो आज अशोक के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो अशोक यानी अशोक के बारे में हमें अध्ययन कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि अशोक ने प्रण लिया था कि आज के बाद युद्ध नहीं करूंगा।
और दोस्तों बात करें तो जो अभिलेख है, सर्वाधिक जो अभिलेख है, सर्वाधिक यानी अभिलेखों की जो जानकारी है इन्हीं के समय मिलती है, ये ध्यान में रखना है। अभिलेखों की या अभिलेख जो है ये किन के समय मिलते हैं? अभिलेख जो है ये अशोक के समय मिलते हैं। अभिलेख जो है पूछे जाते हैं किन के समय प्रचलित में आए, तो अशोक के समय जो है अशोक सर्वाधिक प्रचलन के अंदर आए थे। और अशोक यानी अभिलेख के अंदर कौन कौन से प्रकार के अभिलेख थे, कौन कौन से अभिलेख थे? तो दोस्तों ध्यान में रखना है, एक था शिलालेख। कौन सा था? शिलालेख। दूसरा था, एक था शिलालेख, एक था स्तंभलेख और गुहालेख। स्तंभलेख। और तीसरा कौन सा था? गुहालेख। गुहालेख यानी अभिलेखों के अंदर अशोक के समय शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, ये 3 प्रकार के अभिलेख थे। और दोस्तों बात करें तो दोस्तों अभिलेख यानी अभिलेख की खोज कब की गई थी? पूछा जाता है परीक्षाओं के अंदर अभिलेख की खोज। तो दोस्तों अभिलेख की खोज कब की गई थी? खोज की गई थी दोस्तों 1750 ईस्वी के अंदर। खोज कब की गई थी? 1750 ईस्वी में खोज की गई थी। और खोज करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जाता है, खोज किसने की थी? तो दोस्तों खोज की थी पाटेड्री। पाटेड्री पेंथेलर, व्यक्ति का नाम है पाटेड्री पेंथेलर। पाटेड्री पेंथेलर है, इन्होंने क्या की थी? अशोक के अभिलेखों की खोज की थी। कब की थी? 1750 ईस्वी के अंदर खोज की गई थी। और खोज करने वाले थे पाटेड्री पेंथेलर, ये ध्यान में रखना है। और पढ़ा कब गया था? यानी अभिलेखों को पढ़ा कब गया था? तो ध्यान में रखना है, पढ़ा गया। तो पढ़ा गया कब पढ़ा गया था? तो दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि 1837 के अंदर पढ़ा गया था। 1837 में अशोक के जो अभिलेख थे उनको पढ़ा गया था। और किसने? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सर्वप्रथम जो है पढ़ा गया था अशोक के अभिलेखों को, ध्यान में रखना है। यानी खोज कब हुई? 1750। खोज करने वाले पाटेड्री पेंथेलर। अभिलेखों को पढ़ा कब गया? 1837। और पढ़ने वाले व्यक्ति थे जेम्स प्रिंसेप, ये ध्यान में रखना है, जेम्स प्रिंसेप। और दोस्तों बात करें तो अशोक के अभिलेखों की यानी कितनी संख्या बताई गई है? अशोक के अभिलेखों की संख्या 14 है। अभिलेखों की संख्या कितनी है? अभिलेखों की संख्या दोस्तों 14 है। और स्तंभलेखों की संख्या कितनी है? तो ध्यान में रखना है, स्तंभलेखों की संख्या कितनी है? 7। और गुहालेखों की संख्या जो है ये पता नहीं चल पाया है। तो शिलालेखों की संख्या अशोक के शिलालेखों की यानी 14, स्तंभलेखों की संख्या 7 और गुहालेखों की संख्या का पता नहीं चल पाया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें तो पूछा जाता है अभिलेखों के अंदर लिपि। अभिलेखों के अंदर लिपि कौन सी थी? तो दोस्तों अभिलेखों के अंदर लिपि, अभिलेखों की जो लिपि थी, लिपि 4 प्रकार की लिपि मिलती है। अभिलेखों की 4 प्रकार की लिपि मिलती है, ध्यान में रखना है। लिपि जो है 4 प्रकार की मिलती है। अब 4 प्रकार की लिपि कौन कौन सी है? तो ध्यान में रखना है, 4 प्रकार की लिपि है ब्रह्मी, ख्रोष्टी। कौन कौन सी है? तो ध्यान में रखना है, ब्रह्मी। दूसरी कौन सी है? ख्रोष्टी। तीसरी है ग्रीक। ब्रह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, ये 4 प्रकार की जो लिपि है ये अशोक के अभिलेख के अंदर मिलती है। कौन कौन सी है? तो ध्यान में रखना है, ब्रह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, ये 4 प्रकार की जो लिपि है ये
अशोक के अभिलेख के अंदर मिलती है, ध्यान में रखना है। और दोस्तों पूछा जाता है ब्राह्मी लिपि कहाँ की है, तो ब्राह्मी लिपि है भारत की। ब्राह्मी लिपि कहाँ की है, तो ब्राह्मी लिपि है भारत की। खरोष्टी कहाँ की है, तो खरोष्टी लिपि है पाकिस्तान की। खरोष्टी कहाँ की है, पाकिस्तान की। और जो ग्रीक और अरमाइक है, ग्रीक और अरमाइक है, ये कहाँ की है, तो दोस्तों ये है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान, तो ध्यान में रखना है। इन 4 लिपियों के बारे में पूछा जाता है। ब्राह्मी लिपि किस देश की, तो भारत की। खरोष्टी पाकिस्तान, और ग्रीक और अरमाइक जो है ये कहाँ की है, तो ये लिपियां अफगानिस्तान देश की है। कहाँ की है, अफगानिस्तान देश की है। और दोस्तों बात करें अभिलेख के बारे में, बात करें महत्वपूर्ण शिलालेख कौन कौन से थे, और यानी शिलालेख 14 थे, इनमें महत्वपूर्ण शिलालेख कौन से थे, तो महत्वपूर्ण शिलालेख कौन से थे, तो दोस्तों बात करें महत्वपूर्ण शिलालेखों के बारे में, अभिलेखों के अंदर महत्वपूर्ण शिलालेख कौन से थे, तो पहला था शिलालेख प्रथम शिलालेख, यानी 14 शिलालेख थे, जिनमें से प्रथम शिलालेख के अंदर पशु बलि की निंदा की गई है। किसकी निंदा की गई है, तो दोस्तों पशु बलि की निंदा की गई है। पशु बलि की निंदा यानी पशुओं की क्या है, बलि नहीं देनी है। पशु बलि की निंदा यानी जो पशु है पशुओं की क्या नहीं करनी है, बलि यानी उनकी हत्या नहीं करनी है। इसके बारे में बताया गया है प्रथम शिलालेख के अंदर। दूसरा यानी आगे जो महत्वपूर्ण शिलालेख है वो कौन सा है, तो महत्वपूर्ण है दूसरा। महत्वपूर्ण शिलालेख कौन सा है, दूसरा। और इसके अंदर जो पशु व मनुष्य है, यानी मनुष्य व पशु की चिकित्सा के बारे में बताया गया है। मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा के बारे में बताया गया है। और जो प्रथम शिलालेख है इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख के अंदर मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा के बारे में बताया गया है। और आगे जो महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, तो आगे जो महत्वपूर्ण है वो है चौथा। और नंबर 4 शिलालेख के अंदर क्या बताया गया है, 4 नंबर शिलालेख में क्या बताया गया है, तो 4 नंबर शिलालेख के अंदर बताया गया है बेरी घोष की जगह दम घोष की शुरुआत है। बेरी घोष की जगह किसकी शुरुआत है, दम घोष की शुरुआत है। बेरी घोष की जगह है धम्म घोष की शुरुआत। ये किसमें बताया गया है, तो दोस्तों ये बताया गया है जो शिलालेख नंबर 4 है। शिलालेख नंबर जो 4 है इसके अंदर कहा गया है यानी बेरी घोष की जगह किसकी शुरुआत की गई है, धम्म घोष की शुरुआत है। ये जानकारी कौन से शिलालेख में मिलती है, तो 4 नंबर जो शिलालेख है इसके अंदर जो है ये जानकारी मिलती है। तो बात करें बेरी घोष का अर्थ क्या है, युद्ध। बेरी घोष का अर्थ क्या है, युद्ध, ध्यान में रखना है। बेरी घोष का अर्थ है युद्ध, यानी बेरी घोष की जगह किसका यूज किया गया, यानी किसकी शुरुआत की गई, तो धम्म घोष की शुरुआत की गई। और बेरी घोष का अर्थ ध्यान में रखना है क्या है, युद्ध है, ये इसका अर्थ है। और आगे जो महत्वपूर्ण था वो कौन सा था, तो मैं इधर लिख रहा हूं। आगे जो महत्वपूर्ण था वो कौन सा था, तो आगे जो महत्वपूर्ण था वो था 13 नंबर। आगे जो महत्वपूर्ण था वो कौन सा था, तो 13 नंबर आगे महत्वपूर्ण था। यानी 4 अभिलेख है ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण शिलालेख अभिलेखों के अंदर 4 महत्वपूर्ण शिलालेख है। पहला जिसके अंदर पशु बलि की निंदा, दूसरा इसमें मनुष्य एवं पशु चिकित्सा के बारे में, चौथा इसके अंदर बेरी घोष की जगह धम्म घोष की शुरुआत है। और आगे जो 13वां शिलालेख है इसके अंदर कलिंग का युद्ध या हृदय परिवर्तन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, तो कलिंग युद्ध या किसके बारे में बताया गया है, हृदय
अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी, और अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ था, कब हुआ था हृदय परिवर्तन? मैंने बताया था कलिंग का युद्ध हुआ था, तब 1.5 लाख जो सैनिक थे उनकी हत्या हुई थी, उनको जो है मृत्यु हुई थी। उस मृत्यु के बाद जो है अशोक का क्या हुआ था, हृदय परिवर्तन हुआ था, यानी उसने एक प्रण लिया था। क्या प्रण लिया था? कि आज के बाद मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। तो उसकी जानकारी पूछा जाता है कि किस शिलालेख में मिलती है? तो शिलालेख नंबर जो 13 है, इसके अंदर कलिंग युद्ध और उनके हृदय परिवर्तन के बारे में जो है जानकारी मिलती है। और एक पूछा जाता है अशोक का सबसे छोटा शिलालेख या स्तंभलेख पूछा जाता है, छोटा स्तंभलेख पूछा जाता है, अशोक का छोटा स्तंभलेख। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख पूछा जाता है, कौन सा है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है स्तंभलेख के बारे में कि अशोक का सबसे छोटा जो स्तंभलेख है, सबसे छोटा स्तंभलेख है, ये कौन सा है? तो अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख जो है ये है रुम्मीदेही। कौन सा है? रुम्मीदेही। ध्यान में रखना है कौन सा है। तो दोस्तों रुम्मीदेही सबसे छोटा कौन सा है? रुम्मीदेही, ये सबसे छोटा स्तंभलेख है। तो दोस्तों अशोक के बारे में जो है हमें इतनी जानकारी मिलती है, यानी अशोक के बारे में मैंने आपको बताया कि अशोक जो है इसके जो शिलालेख है, अशोक के समय सर्वाधिक अभिलेखों का प्रचलन हुआ था, ये ध्यान में रखना है। अशोक के अभिलेखों की खोज कब हुई थी? 1750 में। खोज करने वाले व्यक्ति थे पाटेद्री पेंथेलर। कब पढ़ा गया था अभिलेख को? तो 1837 के अंदर पढ़ने वाले व्यक्ति थे जेम्स प्रिंसेप। और बात करें अभिलेख, तो इनमें शिलालेख थे जिनकी संख्या 14, स्तंभलेख थे जिनकी संख्या 7, और गुहालेख इनकी जानकारी नहीं मिलती है कि इनकी संख्या कितनी थी। और महत्वपूर्ण शिलालेख कौन कौन से थे? 1 नंबर शिलालेख के अंदर पशु बलि की निंदा, 2 नंबर के अंदर मनुष्य एवं पशु चिकित्सा के बारे में बताया गया है, 4 नंबर जो शिलालेख है इसमें बेरी घोष की जगह दम घोष की शुरुआत की गई, और बेरी घोष का अर्थ है युद्ध। और आगे 13वां जो शिलालेख है इसके अंदर कलिंग युद्ध और जो अशोक के हृदय परिवर्तन के बारे में जानकारी दी गई है। और बात करें तो अभिलेख की लिपि 4 प्रकार की लिपि थी अशोक के अभिलेख के अंदर है ब्रह्मी, ख्रोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ब्रह्मी लिपि भारत की, ख्रोष्टी पाकिस्तान की, और अरमाइक और ग्रीक जो है ये अफगानिस्तान की थी। और अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख पूछा जाता है तो रुक्मीदेही, ये सबसे क्या है? छोटा स्तंभलेख है, सबसे छोटा स्तंभलेख है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि आज मैंने आपको अशोक के बारे में अध्ययन करवाया। अशोक के बारे में आज हमने संपूर्ण जानकारी का अध्ययन किया, एक एक जो बिंदु है उसकी गहराई से वार्ता की है। दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो, आज का जो टॉपिक है ये अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि आज की जो क्लास है ये आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना है। और दोस्तों कल जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो करने वाले मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल के अंदर उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, कृषि जो व्यवस्था है, उनके बारे में कल हम अध्ययन करने वाले हैं। तो प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, सैन्य व्यवस्था के बारे में जो भी जानकारी है वो कल हम करने वाले हैं। तो दोस्तों आज जो है अशोक के बारे में हमें इतनी जानकारी मिलती है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट अपनी यूनिट, नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।